तो 1 अप्रैल ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। भारत में ये है नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत। और हर साल की तरह इस बार भी कई नए नियम आए हैं जो हमारी जेब पर, हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले हैं। तो चलिए आज इन्हीं बदलावों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले तो यही सवाल उठता है ना, कि आखिर 1 अप्रैल में ऐसा क्या खास है, क्यों सरकार सारे नए नियम इसी दिन से लागू करती है? इसका सीधा सा जवाब है हमारे देश का फाइनेंशियल कैलेंडर। देखिए, भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक चलता है। तो सरकार का जो भी बजट होता है, जो भी नई पॉलिसीज आते हैं, टैक्स के नए कानून बनते हैं, वो सब ऑफिशियल इसी दिन से लागू होते हैं। और इसका असर तो हम सब पर पड़ता है, चाहे कोई सैलरीड प्रोफेशनल हो या फिर कोई अपना बिजनेस चला रहा हो। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले तो सैलरी, उसमें क्या बदला है। फिर टैक्स के नियम, जो थोड़े सिंपल भी हुए हैं और सख्त भी। डिजिटल मनी और हमारी आईडी की सिक्योरिटी। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी कुछ नए रूल्स हैं। और आखिर में इन सारे बदलावों के पीछे की बड़ी पिक्चर क्या है, सरकार आखिर करना क्या चाह रही है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी चीज से। वो है सैलरी, जो हर महीने के आखिर में हमारे अकाउंट में आती है। यहाँ ना कुछ बहुत फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं जिन्हें समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो होता क्या था, पहले कंपनियां अक्सर टोटल सैलरी, जिसे हम सीटीसी कहते हैं, उसमें बेसिक पे का हिस्सा काफी कम रखती थीं, 50% से भी कम। ऐसा क्यों? ताकि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में कम पैसा जमा करना पड़े। लेकिन अब ये खेल बदल चुका है। नया नियम एकदम साफ है। अब बेसिक पे कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। नो एक्सेप्शंस। तो इसका असर क्या होगा हम पर? देखिए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हाथ में आने वाली सैलरी यानी टेक होम पे थोड़ी सी कम लगे। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा पैसा पीएफ अकाउंट में जाएगा। लेकिन लंबी दौड़ में देखें तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत फंड तैयार होगा, ग्रेच्युइटी भी ज्यादा बनेगी, मतलब भविष्य के लिए ज्यादा अच्छी सोशल सिक्योरिटी। और हाँ, जो लोग जॉब स्विच करते हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी खबर है। अब वो महीनों का लंबा इंतजार, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए, वो सब खत्म। नए रूल के हिसाब से कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर सारा हिसाब किताब क्लियर करना होगा। अच्छा, सैलरी की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े टॉपिक पर, टैक्स। यहाँ सरकार ने एक डबल एज्ड पॉलिसी अपनाई है। एक तरफ तो प्रोसेस को आसान बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ नियमों को और भी ज्यादा सख्त किया जा रहा है। हमारा जो इनकम टैक्स कानून था वो 1961 का था। सोचिए कितना पुराना और उलझा हुआ। अब उसे बदलने की तैयारी है। जो नया सिस्टम आ रहा है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, टैक्स फाइलिंग को इतना सिंपल बना देना कि एक आम इंसान भी बिना किसी की मदद के इसे समझ सके और कर सके। तो आप टैक्स फाइल करना कैसा होगा? इमेजिन कीजिए, आप आईटीआर फाइल करने के लिए लॉगिन करते हैं और आपका फॉर्म ज्यादातर पहले से ही भरा हुआ है। मतलब आपकी सैलरी की डिटेल्स, इंटरेस्ट से हुई कमाई, ये सब जानकारी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बस आपको उसे एक बार चेक करना है, वेरीफाई करना है और फाइल कर देना है। कितना आसान हो गया है ना? लेकिन जैसा मैंने कहा था, एक तरफ आसानी है तो दूसरी तरफ सख्ती भी। हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, इसमें बहुत सी गड़बड़ियां होती थीं। तो अब उसे रोकने के लिए मकान मालिक का पैन नंबर देना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब कोई फर्जी एचआरए क्लेम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा छोटे मोटे और भी बदलाव हैं। जैसे खाने पर जो मील अलाउंस मिलता था उस पर पहले सिर्फ 50 रुपए की छूट थी, उसे अब बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया है। तो कुल मिलाकर पूरे पेरोल सिस्टम को ज्यादा फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है। चलिए, सैलरी और टैक्स से आगे बढ़कर अब बात करते हैं डिजिटल मनी और हमारी डिजिटल आइडेंटिटी की। आजकल हमारा ज़्यादातर काम तो ऑनलाइन ही होता है, तो यहाँ सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ बहुत ज़रूरी नियम आए हैं। आपने 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नाम तो सुना ही होगा। अब यह हर तरह के डिजिटल पेमेंट के लिए ज़रूरी हो गया है। मतलब अब सिर्फ पासवर्ड या पिन डालने से काम नहीं चलेगा। पेमेंट पूरा करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे आपका पिन और साथ में आपके फ़ोन पर आने वाला OTP। जाहिर है, इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहले से कहीं ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। और एक और चीज़ जिसे अब बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो है पैन को आधार से लिंक करना। अगर किसी का पैन आधार से लिंक नहीं है तो वो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा,
मतलब ना तो वो टैक्स फाइल कर पाएंगे और ना ही कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल आइडेंटिटी का सेंटर पॉइंट आधार बन गया है। अच्छा, अब जरा उन बदलावों की बात कर लेते हैं जो ट्रैवल करने वालों पर असर डालेंगे, खासकर जो लोग हाईवे या ट्रेन से सफर करते हैं। जो लोग गाड़ियों में फास्ट ट्रैक का एनुअल पास इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक अपडेट है। इसकी कीमत अब थोड़ी बढ़ गई है। पहले ये 3,000 रुपये का था, अब ये 3,375 रुपये का हो गया है। वजह? बढ़ती महंगाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस कॉस्ट। ट्रेन टिकट कैंसिलेशन में भी एक बड़ा चेंज है, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर ट्रेन के निकलने में 8 घंटे से कम का वक्त बचा है और तब कोई टिकट कैंसिल करता है तो उसे 0 रिफंड मिलेगा, कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लास्ट मिनट कैंसिलेशन कम हो और ज़रूरतमंद लोगों को सीट मिल सके। तो ये तो हो गए अलग-अलग नियम, सैलरी, टैक्स, ट्रैवल, लेकिन सवाल ये है कि इन सबको जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? सरकार की सोच क्या है इन सब के पीछे? चलिए अब इस बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सारे बदलाव असल में एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। सरकार के 4 बड़े गोल हैं। डिजिटाइजेशन यानी हर लेन देन को डिजिटल करना, फॉर्मलाइजेशन यानी इकोनॉमी के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को टैक्स के दायरे में लाना, ट्रांसपेरेंसी ताकि काले धन पर रोक लगे, और सिक्योरिटी ताकि डिजिटल दुनिया में हम सब सेफ रहें। कुल मिलाकर कोशिश एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने की है जहां कैश का रोल कम से कम हो और हर रुपया रिकॉर्ड में हो। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। एक तरफ तो हर लेन देन ट्रैक होने से पारदर्शिता बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हम ज़्यादा पारदर्शिता के लिए अपनी प्राइवेसी यानी निजता से समझौता कर रहे हैं? ये एक ऐसी बहस है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।